नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण गुरुवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने 2024 बैच के आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज के दूसरे चरण के प्रशिक्षण के समापन समारोह को संबोधित किया। प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सेवाएं देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने अधिकारियों से विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सेवा भाव व कर्तव्य बोध को अपना मार्गदर्शक मंत्र बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने टीम वर्क, पारदर्शिता और ईमानदारी पर जोर देते हुए अधिकारियों से एआई, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सच्चे नेतृत्व की पहचान पद या शक्ति से नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में नैतिक और सही निर्णय लेने की क्षमता से होती है। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और LBSNN के निर्देशक डॉक्टर BV राजेंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खड़गे ने जो जवाब दिया वो बेहद करारा था और उनका जवाब सुनकर उन्हें तसल्ली हुई। गोदियाल ने कहा कि जब बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी कर्नाटक के गुलबर्गा आते थे, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनका सम्मान किया। खड़गे जी ने कहा कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुए थे तब मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में विजिट दे चुका हूं और मैं उस समय एमएलए था कर्नाटक का। जब धामी जी पैदा नहीं हुए थे तब मैं एमएलए था कर्नाटक में, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और मेरे पर इस प्रकार का तंज कस रहे हैं कि मैं विजिटर हूं। तो उन्हें मैं बता दूं कि जब उनके नेता अटल जी और आडवाणी जी कर्नाटक आते थे, गुलबर्गा आते थे, तो हम सत्ता में थे। हम अपना नाम लिया उन्होंने, धर्म सिंह उस समय के कोई मंत्री होते थे वहाँ कर्नाटक में, कि हम दोनों अपना कमरा उनको देते थे, हम बाहर निकल जाते थे, उनको अपना कमरा देते थे। ये तमाचा है मुख्यमंत्री जी की बात पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस भी अब संगठन को मजबूत करने के साथ चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की कवायद में है। इसी सिलसिले में हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की प्राथमिकता और आगे की रणनीति पर खुलकर बात की। कांग्रेस प्रदेश सुजाता पॉल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस तरह से 2027 की तैयारियों में आप लोग जुटे हुए हैं और खासकर महिलाओं पर किस तरह से फोकस कर रहे हैं? आप भी महिला हैं, महिलाओं को साथ लेकर के कांग्रेस को जो चलना है उस पर किस तरह से फोकस है? निश्चित तौर पर महिला हूँ तो महिला तो लड़ भी सकती है और महिला जीत भी सकती है, ये हमने देखा है। ये राज्य ही महिलाओं के बलिदानों की देन है। मगर महिला जो होती है वो पुरुषों को भी नहीं छोड़ती, वो युवाओं को भी नहीं छोड़ती, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ती, वो आगे के बारे में सोचती है। तो हम मैनिफेस्टो जो है उसको भी तैयार कर रहे हैं। मैं मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य भी हूँ। तो हमने ये सोचा है इस बार कि हमें जन जन तक पहुंचना है और किसी को नहीं छोड़ना है। पिछली बार भी हमने ये कार्य किया था, लेकिन अगर कोई उस समय छूट भी गया था तो हम उन्हें छूटने नहीं देंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे पुरुष वर्ग हो। क्योंकि हमारा राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब हर सेक्टर में हम लोगों से पूछकर ये समझे कि कहाँ कमियां हैं, क्या वो बेहतर चाहते हैं, किस तरह से उस चीज को बेहतर बनाना है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में और पहाड़ी राज्यों में हम महिला अपराध में सबसे अव्वल दर्जे पे पहुंच गए हैं, जिसे हमें बदलना होगा और उसके लिए हम एक ठोस रणनीति भी तैयार कर रहे हैं और सरकार में जब आएंगे तो हम उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि नेहरू के भारत में स्कूल खोले गए थे पहले और डॉक्टर और जो अस्पताल है वो खोले गए थे। क्यों? अस्पताल इसलिए खोले गए थे ताकि स्वास्थ्य मिले और आप मेंटली अवेयर हो, हेल्दी हो, ताकि आप पढ़ाई लिखाई भी कर सके और एक बेहतर भारत बना सके। तो उसी को हमें अब उत्तराखंड में लाना है और साथ में नौकरों का सृजन कैसे होगा, जो नौकरियों में भर्तियां नहीं हुई, नियुक्तियां नहीं हुई, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
इन सब को लेकर और जिस तरह से भाजपा ने उत्तराखंड को ऐशगाह बना दिया है, उत्तराखंड को अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार जानती है कि अजय कुमार को यहाँ से भेजना पड़ा, दुष्यंत गौतम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाना पड़ा, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि जन दबाव और कांग्रेस का दबाव इनके ऊपर रहा है। तो मैनिफेस्टो में इन सारे मुद्दों के साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हमें बताएंगे, हम उसी के साथ अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। मैनिफेस्टो को लेकर मैडम इस बार ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोगों से रायशुमारी भी की जाएगी, किस तरह का मैनिफेस्टो हो, बंद कमरे में बैठ करके मैनिफेस्टो नहीं बनाया जाएगा, आपकी पार्टी ये कह रही है। किस तरह की आप लोगों से चर्चा भी करेंगे और कहाँ कहाँ पर क्या अलग अलग तरीके से अभियान चल जाएंगे इसको लेकर? बिल्कुल, हमने पिछली बार भी ये काम नहीं किया था कि बंद कमरों में बैठे, हम लोगों से जाके मिले थे, ऐसा नहीं है। हम हमेशा यही कार्य करते हैं, लेकिन इस बार हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से प्रदेश स्तर तक हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे और न केवल हम ब्लॉक की बात करेंगे या जिलों की या प्रदेश की, हम अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्लस्टर्स की बात करेंगे। उसमें पूर्व सैनिक आते हैं, उनकी समस्याएं अलग है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं अलग है, ओपीएस आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो या एक्स सर्विसमैन हो, पूर्व सैनिक हो हमारे, तो उन सब से हमें वार्ता करनी है और हम जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता को किसी बंद कमरे में नहीं बुला रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, बैठने के लिए अगर कोई कमरा हम इस्तेमाल करें तो उसे बंद कमरा नहीं कहा जा सकता। वो जनता की सहभागिता से उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके पास जो फैक्ट्स है, उन सब का हम आकलन करेंगे और उनके जो सुझाव होंगे उनको स्टडी करके हम अपने मैनिफेस्टो में जगह देंगे। मैडम, एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आपके सिटिंग एमएलए हैं उनका नाम काट दिया गया, ऐसे में किस तरह से आप लोग मांग भी कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि एसआईआर सही नहीं है? देखिए, एसआईआर में नाम काटने की जो प्रक्रिया और खास करके जिस तरीके से एप्लीकेशंस आ रही हैं कि नाम काट दो और पता चल रहा है कोई बरेली का आदमी है, कोई रुड़की का आदमी, मसूरी के आदमी के नाम को काटने के लिए आवेदन दे रहा है और नंबर पे फोन करो तो ये बातें साफ हो रही है। तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये पूरी भाजपाई साजिश है और जो चुनाव आयोग है उनको ये समझ लेना चाहिए कि हम चुपचाप नहीं रहेंगे। हम आपके ऊपर पहले से नजर बनाए हुए रखे हैं, हमें पता है कि आप छोटी छोटी त्रुटियां करते रहे, अब की बार आप नाम गायब करने के लिए इतनी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं कि आप एक माइनॉरिटी के जो विधायक है उन्हीं का नाम काट देते। तो ये तो आपकी मंशा बता रहा है कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक भी नाम नहीं कटने दिया जाएगा। इसके लिए संभल के रहे चुनाव आयोग भी। मैडम, राहुल गांधी जी अभी हाल फिलहाल में आए थे उत्तराखंड में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तराखंड दौरा कर चुके हैं। अब कौन से बड़े ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड में दौरा भी करेंगे और किस तरह की छवि बन रही है कांग्रेस की उत्तराखंड में, क्योंकि तमाम अगर बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, आपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देखा कि युवा जो है वो किस तरह से उमड़ के आए और युवा ही है जो देश की सत्ता को चलाने के लिए काबिल है और युवा ही है जो देश की सत्ता को बदलता है और बनाता है। तो इसलिए जो हम छात्रों की गूंज में हमने भीड़ को देखा, वो भीड़ मात्र नहीं थी, वो एक एक युवा कई लाखों युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था और जो बच्चे नहीं आ पाए, जो युवा नहीं आ पाए, वो उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहा था और वो घर में बैठकर बाकी जो युवा है वो सुन रहे थे इन बातों को। तो जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बैकफुट पे है। जैसे ही हमारा कोई कार्यक्रम होता है और हमारे बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है, जैसे राहुल जी के कार्यक्रम को फेल करने के लिए एक सिंगर का, पॉप सिंगर का कार्यक्रम कराया और वो फ्री कर दिया। ये तो भाजपा को बताना चाहिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम और आपने मुफ्त में करा दिया कार्यक्रम और उसी दिन ये पता चलता है, एक दिन पहले, जब हमें वो ग्राउंड नहीं मिलता कि आप ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप बैकफुट पे और जनता आपके साथ जुड़ नहीं रही है। तो जुड़वाने के लिए आपको ऐसे कार्यक्रम कराने पड़ते हैं। आपने देखा कि क्या किया इन्होंने हल्द्वानी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर व्यक्ति और एक भारतीय नागरिक को आप सिर्फ इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इसको कोई मंजूर नहीं करेगा क्योंकि जो वो युवा है ना, वो बहुत समझदार है। वो जानता है कि ये जो विभाजन करा जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, और जिस तरीके से ये सारा नफरत फैल रहा है, उसके खिलाफ वो खड़े। तो हमारे बड़े नेता आएंगे और हर हाल में यहाँ कार्यक्रम होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नहीं, बिल्कुल पीछे हटते हुए आपको नजर आएगी। धन्यवाद मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए। सुजाता पॉल जी हमारे साथ है, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मसूरी में महिला कांग्रेस की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया। बारिश के बावजूद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। रैली के बाद गांधी चौक पहुंचने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने और देश में आपसी भाईचारा, एकता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सूचना क्रांति के दाता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना यह है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर ऊपर चले। इसलिए आज हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हरिद्वार में ओबीसी विभाग के संयोजन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मध्य हरिद्वार स्थित कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के युवा केंद्रित विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। नेताओं ने कहा कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जवाहर नेहरू विद्यालय, कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और पंचायती राज को मजबूत करने जैसी पहल राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की मजबूत नींव रखी। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती पर आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने जो कार्य किए थे उन कार्यों के द्वारा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कंप्यूटर क्रांति लाए, जो आज घर घर में उसका प्रवेश हो चुका है। ऐसे जननायक, ऐसे नेता को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते। श्री राजीव गांधी जी की जयंती कांग्रेस जनों ने श्रद्धापूर्वक मनाई और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी के योगदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने 21वीं सदी की जो मजबूत बुनियाद अपने कार्यकाल में रखी वो आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने संचार क्रांति ही नहीं, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचायती राज एक्ट लाया गया। जो कमज़ोर वर्गों के बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, उनको नवोदय विद्यालय की उनको शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की। इतना ही नहीं, आप देखिए उन्होंने देश में सद्भावना के लिए जगह जगह यात्राएं की। इसलिए आज उनके दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं। रानीखेत के चिलियानौला नगर पालिका में सरकार की ओर से नामित 3 सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। 19 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम में रोहित शर्मा, दीप चंद्राकर और भानु प्रताप कोरवाबी के पहुंचने का इंतजार होता रहा, लेकिन तीनों सभासद समारोह में नहीं पहुंचे। इसके चलते पालिका की ओर से की गई तैयारियां धरी की धरी रह गई और कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। सरकार द्वारा मनोनीत सभासद दिए गए हैं उनके लिए था और हमारे सभासद लोग, हमारे ईओ और हमारा समस्त स्टाफ यहाँ उपस्थित है। 11 बजे से उनको शपथ दिलाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था,
लेकिन अभी 11:30 से अधिक का समय हो चुका है, उनके द्वारा कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। ये डीएम साहब की तरफ से एक हमें आदेश था कि क्या कहते हैं, नगर पालिका में जितने भी माननीय सभासद हैं उनको शपथ दिलाई जाए, तो उसी के आदेश के क्रम में हमने आज ये शपथ दिलाने का कार्यक्रम रखा था। माननीय विधायक जी का हो सकता है अत्यधिक समय ज़्यादा कार्य होने के कारण वो नहीं आ सके हैं, और मुझे दूरभाष के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि वो देहरादून है, लेकिन माननीय सभासद क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में होने के बावजूद अगर वो शपथ नहीं लेना चाहते हैं, वो उनका विवेक है। हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, सरकारी पैसे से हमारी जनता की ही जो कमाई होती है उसी से इस कार्यक्रम को हमने आज किया था। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान लालचंद शर्मा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी और रणनीति पर विस्तार से बात की। कांग्रेस प्रदेश लालचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? 2027 विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं और एक के बाद जिस तरह से लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी पूर्ण है और हम लोग लगातार क्योंकि हर इश्यू के ऊपर जो हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस के हमारे साथी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरह से अभी हल्द्वानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण का जो एक ड्रामा करा है, उसको लेके कांग्रेस सड़कों पे है और आगे भी जहां आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस बेरोजगारों के साथ है और हम चाहते हैं कि जो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो वादे करे थे रोजगार देने के, आज वो वादे नहीं पूरे करेंगे। पूरे देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी भरे जा रहे हैं। लेकिन आज हम यही सरकार से मांग करते हैं कि जो वादे उन्होंने पूरे कहने के कहा था, उन वादों को पूरा करने का काम वो करे, और वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। सरकार के अंदर शराब माफिया आफी हैं, और जो हमारे यहाँ पे बजरी रेता नदी के जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से ओवरलोडिंग तक कर रहे हैं, उसे पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसी को लेके कांग्रेस लगातार जो अपना आंदोलन कर रही है। संगठन में लगातार बदलाव जो हुए, और क्या लग रहा है कितनी तैयार है कांग्रेस 2027 चुनाव के लिए? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे प्रदेश के नेताओं की आज दिल्ली के अंदर बैठक है, और उसके अंदर आगे की रूपरेखा बनेगी। किस तरह से अभी जो हमारी परिवर्तन यात्रा है वो आगे किस तरह से कहाँ जो हमारे जिले जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इन सब में उनकी जो तारीखों का ऐलान होगा, और उसके बाद जो हमारी यात्रा शुरू होगी। एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में जो वोट भी काटे गए, आपके बड़े नेताओं के भी नाम काट दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एसआईआर को लेके हम लगातार हमारे जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने लगातार जो है हम लोग भी इलेक्शन कमीशन से मिले हैं और हमने उनके सामने बहुत सारी बातों को रखा है। और देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो सिटिंग विधायक है फुरकान जी, उनका तक जो है नाम काटने की जो है इन्होंने चेष्टा करी। उसको लेके कल हम लोगों ने इस बात को रखा भी है, और इसी तरह से हमारा ये कहना है कि फॉर्म 7 जो शामिल किया जा रहा है, लगातार जो ऑनलाइन लिया जा रहा है, वो ऑनलाइन ना लिया जाए, क्योंकि उस पर ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन अब जो फॉर्म को वहाँ पे भेज रहा है। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म 7 बंद करना चाहिए, और फॉर्म 7 को जो जमा करता है उसे जो है खुद सामने आना चाहिए, और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के मुकाबले कितनी मजबूती आप कांग्रेस की मान रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि 2 बार से बीजेपी उत्तराखंड में जीत हासिल भी कर रही है, इस बार किस तरह की टक्कर देंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है इस बार जो है सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही है, जनता की आवाज को उठा रही है। उत्तराखंड राज्य को अगर विकास मिला है तो वो कांग्रेस शासन काल में मिला है। उसके बाद से जो राज्य का विकास होना था वो सिर्फ कागजों में हुआ है, धरातल पे विकास नहीं हुआ है। हम इस सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, और क्या लग रहा है कि क्या इन सालों में विकास कार्य हुए? देखिए, इन सालों में जो विकास कार्य है वो सबके सामने है। जब एक पुल बनता है तो पुल टूट जाता है, सड़क बनती है तो सड़क टूट जाती है, और भूमिगत बिजली की लाइनें करते हैं तो क्या नाम है, बिजली नहीं मिल रही है। जबकि जहाँ जैसे स्मार्ट सिटी की जो बात आता है, वो स्मार्ट सिटी देहरादून की नहीं बन पाई है। इन्होंने वादा किया था कि हम जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को किस तरह से तहस नहस किया है सबके सामने है। नालों के अंदर पानी भर जाता है, सड़कों की जो हालत ये है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था आप देखें तो ये कहना कि अपने गाल अपने आप को बजाता रहे उससे नहीं, लेकिन आम जनता ये जानती है कि उत्तराखंड राज्य जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है वो विकास से पिछड़ गई है।
युवाओं के लिए और बेरोजगार जो स्थिति बनी उत्तराखंड में, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप आप लोग लेकर के चल रहे हैं? कांग्रेस खासकर क्या रोड मैप लेकर के चल रही है? देखिए, बेरोजगारों के जहाँ तक बात है, कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी है और आगे आने वाले समय में भी उनके लिए रोड मैप की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से हमने जो यहाँ पे रोजगार को सृजन करना है, क्योंकि इस सरकार ने रोजगार को खत्म कर दिया है। कुछ चंद हाथों में देने के बाद सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे कानों में जो है रुई दे के बैठ चुकी है। इसलिए अब जो आने वाली सरकार हमारी होगी, हम उन पर रोजगार भी देंगे और कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लालचंद शर्मा जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने टीबी नियंत्रण अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और एनएचएम के तहत जिलों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि 100 डेज टीबी प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत जिले के सभी 190 संवेदनशील क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। जिले में अब तक कुल 5215 टीबी के मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से वर्तमान में 3848 मरीज एक्टिव हैं और अपने नियमित उपचार ले रहे हैं। इसके साथ ही 3270 मरीजों को निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट उपलब्ध कराई गई है। टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिनों की कैंपेन के अलावा फील्ड में हैंडल्ड मशीन और विशेष कैंपों के जरिए भी जांच की जा रही है। टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश हमें भारत सरकार के द्वारा मिलते हैं, जो भी हमारे स्टेट एनएचएम के द्वारा हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनका हम पालन करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे 100 डेज टीबी प्रोग्राम चला था सेकंड फेज़ का, उसमें हमने जो हमारे 189 जो वल्नरेबल एरिया थे जिसमें कि हमें स्क्रीनिंग की जानी थी, तो वो हमने पूरा उसको अचीव किया, 100% उसको अचीव किया है। और उसमें अभी तक हम बात करें तो लगभग हमारे जनपद में 5215 जो टीबी के मरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं और एट प्रेजेंट 3848 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा इन 3848 के सापेक्ष में 3270 मरीजों को जो है वो निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट जो है वो उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 100 डेज टीबी कैंपेन के अतिरिक्त भी हम जो है वो लगातार जो हमारी हैंड मशीन है उनके द्वारा हम फील्ड में कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा 224 कैंप हमने और लगाए हैं, और जिसमें इस तरीके से हम टोटल जो कैंप लगा करके 189 कैंप एक लगाए, 224 कैंप हमने एक लगाए हैं, और उसमें हम लोग 181 मरीजों को हमने टीबी के मरीजों को उसमें चिन्हित किया है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देहरादून में भागवत कथा के दौरान महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पटेल नगर पुलिस ने पंजाब के पटियाला के समाना गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग सोशल मीडिया के जरिए भागवत कथा और धार्मिक आयोजनों की जानकारी जुटाता था। इसके बाद भजन कीर्तन के बहाने आयोजन में शामिल होकर महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 सोने की चेन, 10,000 रुपए की नकदी, चेन काटने वाला कटर और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।